बताया था आप लोगों को? कल टैक्स के बारे में बताया था मैंने, कितने होते हैं। टैरिफ बताई थी, डंपिंग बताई थी आपको कि डंपिंग क्या होती है, टैरिफ क्या होती है, टैक्स कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले आपको मैं डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलपिंग कंट्रीज बता चुकी हूँ, इंडिया किस में आता है ये भी बता चुकी हूँ, ऑप्टिमल पॉपुलेशन पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। ठीक, मतलब काफ़ी कुछ आपने 2 दिन की क्लास में पढ़ा है और आज तीसरा दिन है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट लेसन है हमारे, उसमें मैंने कहा था विलेज ऑफ पालमपुर की जो स्टोरी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक समझ में आ जाए कि इकोनॉमी कैसी होती है। हाँ, मैंने ये भी बताया था क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी। एक चीज़ और कल मैं बता रही थी, बेल लग गई तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बता दी, मैंने कहा कि आज की क्लास में बताऊंगी। इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने बैलेंस और कंपेयर बताने के लिए आज क्लास, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल थे शराब और कपड़े का, एल्कोहल और क्लोथ का एग्जाम्पल दिया था मैंने कहा था शराब बन रही है और जगह कपड़ा बन रहा है। ठीक, अब मैं बात करूँ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी में क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे ना तो इंपोर्ट हो रहा है और ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी ना हम कुछ दे रहे हैं और ना हम कुछ ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो कौन सी इकोनॉमी थी? क्लोज, यानी अपने घर के दरवाजे हमने क्या कर लिए? बंद कर लिए, ना तो हम कहीं जाएंगे और ना हमारे घर में कोई आएगा। वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? क्लोज इकोनॉमी, जिसमें ना तो इंटरनेशनल मार्केट से कोई ट्रेड हम करते हैं और ना ही हम चाहते हैं कोई हमारे साथ करे। जबकि हम जानते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसमें हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, आयात निर्यात दोनों होता है, वो ओपन इकोनॉमी होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है बेटा वो ओपन इकोनॉमी में ही होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो ओपन इकोनॉमी में होगा, क्लोज इकोनॉमी में क्यों नहीं होगा? बस एक ही बच्चा है क्लास में क्या? इतनी सीधी सी बात मैं 3 बार बता चुकी हूँ कि ओपन इकोनॉमी में ही होगा इंटरनेशनल ट्रेड, क्लोज इकोनॉमी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है। जब बेच और खरीद ही नहीं रहे तो इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं हुआ। ट्रेड का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स मुझे लग रहा है बहुत टफ लग रही है तुम लोग को। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि मैं पाकिस्तान से कुछ खरीद रही हूँ, मैं अमेरिका से कुछ खरीद रही हूँ या वो हमसे खरीद रहे हैं, ये क्या है? नेशनल ट्रेड। जल्दी बताओ, नेशनल ट्रेड क्या होगा? जो हम बॉर्डर के अंदर ही कर रहे हैं। क्लास में मूर्ति बन के बैठने वाले बच्चे मुझे नहीं पसंद। आप गलत बोलो लेकिन बोलो। यहाँ पे ये नहीं कि बस मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और क्लास हो गया आप चले गए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या मतलब? जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ मुझे जवाब चाहिए। गलत जवाब दो लेकिन जवाब दो, तभी तो मैं करेक्ट करूंगी। जब आप बोलोगे नहीं तो मैं क्या करेक्शन करूंगी? मैंने आपको कहा इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है? जिसमें आप बाहर की कंट्री से ट्रेड कर रहे। ट्रेड माने व्यापार, ठीक? और नेशनल ट्रेड बिल्कुल जो आप अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं। तो ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होगी जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होगी जिसमें हम सिर्फ नेशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी अपनी कंट्री से बाहर हम नहीं जा रहे, वो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। समझ में आ गया? ओपन इकोनॉमी जिसमें इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड हो रहा है और क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल ट्रेड होगा ओपन इकोनॉमी में, और अगर मैं कहूँ नेशनल ट्रेड ये किस में होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी अपने देश के अंदर ही जो होगा वही ट्रेड होगा। तो ये होगी क्लोज्ड। और इंटरनेशनल यानी मैं पाकिस्तान कहूँ या मैं अमेरिका कहूँ, चाइना कहूँ, ईरान कहूँ, तो वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बेच भी रहे, खरीद भी रहे। ठीक, कल मैं आपको एक चीज बता रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड
क्यों होता है, क्या वजह है इंटरनेशनल ट्रेड में, रीजन, इंटरनेशनल ट्रेड का रीजन क्या है, क्यों, वाई, क्यों हो रहा है? नहीं, हर कंट्री हर चीज बना सकती, ये तो सही बात है, ठीक, कम या ज्यादा हम उस चीज को बना सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस कंट्री के पास उस चीज को बनाने के रॉ मटेरियल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, किस कंट्री के पास ट्रेन वर्कर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ। 2 कंट्री है, इंग्लैंड, ठीक है, दूसरी कंट्री का नाम है पुर्तगाल। कितनी कंट्री हुई? 2, इंग्लैंड और पुर्तगाल। इंटरनेशनल ट्रेड 2 चीज का हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी चीज का हो रहा है? 2 चीज का, 2 चीज का तो होगा ना। एक है, अगर मैं कहूँ क्लोथ, टी, कपड़ा और चाय, कपड़ा और चाय। मैं आपसे कह रही हूँ इंग्लैंड जो है वो एक यूनिट इन्वेस्ट करके, या मैं कहूँ कैपिटल आएगी उसमें, वर्कर्स आएंगे उसमें, ये सब इन्वेस्ट करके एक यूनिट इन्वेस्ट में 10 यूनिट टी बना रही है। कितनी यूनिट? 10 यूनिट। एक यूनिट इन्वेस्ट कर रही है, उसके बदले 10 यूनिट। ये एक यूनिट का मतलब है कि इसमें वर्कर्स भी आ गए, लैंड, टैक्स, रॉ मटेरियल सब कुछ मिला के जो इन्वेस्ट किया उसका 1 यूनिट है। अब वो 1 यूनिट कितने की भी हो सकती है? 10 करोड़, 50 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, और उसमें 10 यूनिट टी मतलब कई टन टी बन रही है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल एवरेज देकर बताया, बहुत क्लियर समझो, ठीक। मैंने क्या कहा, एक यूनिट में वो क्या कर रही है? 10 यूनिट टी बना रही है। किस चीज की? टी, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ कि जो इंग्लैंड है वो 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 5 यूनिट क्लोथ बना रही है। क्या कर रही है? 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 5 यूनिट क्लोथ्स बना रही है। अब मैं पुर्तगाल की बात करूँ, 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 5 यूनिट टी बना रही है, ठीक। मैं कहूँ 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 10 यूनिट क्लोथ्स बना। बहुत ध्यान समझो इस चीज को, पेन पेंसिल रख दो। मुझे देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि 1 यूनिट इन्वेस्ट करके इंग्लैंड 10 यूनिट टी बना रही है। 1 यूनिट इन्वेस्ट करके इंग्लैंड 5 यूनिट क्लोथ्स बना रही है। मैंने कहा पुर्तगाल 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 5 यूनिट टी बना रही है। 1 यूनिट इन्वेस्ट करके 10 यूनिट क्लोथ्स बना रही है। कुछ अपोजिट समझ में आ रहा है कि ये टी कम बना रही है, ये टी उतनी यूनिट, सेम यूनिट है। ये क्लोथ्स कम बना रही, ये क्लोथ्स ज्यादा बना रहे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई सेम इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट बिल्कुल सेम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में रॉ मटेरियल यहाँ पे कम तो महंगे हो सकता है क्लोथ्स के। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे क्लोथ्स के रॉ मटेरियल ज्यादा है, तभी तो ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ पे टी के रॉ मटेरियल्स कम, उतने अच्छे ट्रेनर वर्कर्स नहीं है हमारे पास, हो सकता है हमारे पास उतनी अच्छी एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें नहीं है, टी के लिए जो हमें ज़मीनें चाहिए वो ज़मीनें नहीं है, इसलिए हो सकता है वो कम हो, महंगी मिल रही है उतनी यूनिट में ही। तो हम कितनी बना रहे हैं? 5। पुर्तगाल की बात करें, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कपड़े के लिए यूनिट बहुत महंगी गिर रही हो, वर्कर्स इतने अच्छे, यहाँ पे जो वर्कर्स है वो बहुत देर में कपड़े बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं है, और इनके पास ट्रेन वर्कर्स है कपड़े बनाने, इनके पास ट्रेन वर्कर्स है टी बनाने। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेंगे, अगर ये 15 बना रहे हैं, ये 15 बना रहे हैं, 5-5 यूनिट का नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर ये इसी यूनिट में क्लॉथ ना बना करके टी बनाए तो ये 20 हो गई ना। ना बनाए कपड़ा, सिर्फ क्या बनाए? चाय बनाए। कौन? इंग्लैंड। 1 यूनिट में 10 बना रहे, तो 1 यूनिट में कपड़ा नहीं बनाते, क्या बनाए? टी बनाए। तो कितनी हो गई? 10 20 हो गई। पहले कितनी बना रहे थे?
15 यूनिट बन रही थी, अब कितनी बनेगी? 20। कपड़ा छोड़ दिया इन्होंने क्या किया? डी छोड़ दी, डी को छोड़ दिया, तो अब कितनी यूनिट बनी इनकी? 20 बनी। पहले कितने की बन रही थी? 15 की बन रही थी। लॉस हो रहा था पहले कितनी यूनिट का? 5 यूनिट का, दोनों को लॉस हो रहा था। तो दोनों ने ये तय कर लिया कि भाई हम सिर्फ बनाते हैं टी, तुम बनाओ सिर्फ क्लोथ। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा हम उसको क्या करेंगे? एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि मेरा इस तरह से लॉस हो जाएगा 5 यूनिट का। तो भाई हम जिस चीज में एक्सपर्ट है, जैसे मैं कहूँ कि तुम अगर टीम बनाते हो तो जैसे 4-5 लोग उस टीम में, तो बोलते ना जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो वही करे, क्योंकि उसका टाइम भी बचेगा और वो उस चीज को बहुत परफेक्ट कर भी सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं बात कर रही हूँ कि इंग्लैंड ने क्या किया कि 5 यूनिट का लॉस हो रहा था, उसने छोड़ दिया। पुर्तगाल को भी 5 यूनिट का लॉस हो रहा था, उसने छोड़ दिया। उसने सिर्फ ध्यान दिया किसको बनाने पर? क्लोथ्स को। इसने सिर्फ ध्यान दिया टी बनाने पे। तो दोनों ने अब क्या किया? 10 यूनिट अपने पास रखी, 10 यूनिट दूसरे को दे। तो जो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था वो लॉस अब नहीं होगा। तो यही इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इसकी जरूरत, यानी वाई, क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसी वजह से इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में अब क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट? किसको समझ में नहीं आया? मैम आपने वो वाई से पहले क्या लिखा है? रीजन, वजह, क्या वजह? ठीक, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? सब एकदम क्लियर हो गया ना? कि अगर ऐसा ये कहते कि भाई हम क्लोज्ड इकोनॉमी, हमें पुर्तगाल से मतलब नहीं, हम कपड़ा बना रहे हैं, वो कहते भाई हम भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमें इंग्लैंड से मतलब नहीं है, हम चाय बना लेंगे, तो इनको कितने कितने का नुकसान हो रहा था? 5 यूनिट का। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर ट्रेड करना शुरू किया, तो अब इन्होंने 5 यूनिट एक्स्ट्रा बना ली, 20-20 कर ली। तो यही क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझ में आ गया? अब इसको आप कॉपी में नोट करें। ठीक, अब यहाँ पे इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि 2 ऑब्जेक्ट है, क्लोथ एंड टी। ठीक, इंग्लैंड क्या कर रहा है आप मुझे बताते चलोगे? 1 यूनिट पे 10 यूनिट टी बना रहा है। पुर्तगाल क्या कर रहा है? 1 यूनिट पे 5 यूनिट टी बना रहा है। मैं कह रही हूँ इंग्लैंड 1 यूनिट पे 5 यूनिट क्लोथ्स बना रहा है, पुर्तगाल 1 यूनिट पे 10 यूनिट क्लोथ्स बना रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ जब ट्रेड नहीं होगा तो 15 यूनिट बनेगी, और अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये टी को छोड़ देगा, सिर्फ क्लोथ्स बनाएगा तो 20 यूनिट बनाएगा। मैं कह रही हूँ इंग्लैंड क्या करेगा? अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता तो 15 यूनिट बनाएगा, लेकिन अगर ट्रेड करता है तो वो क्लोथ को छोड़ देगा तो वो 20 यूनिट बनाएगा। तो यानी कि 5 यूनिट का दोनों को प्रॉफिट होगा इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से। अब आगे चलते हैं और समझते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझोगे बेटा तो सब अच्छा, नहीं समझ में आता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड का कल जो बोला था लास्ट में, उस यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। अब वापस आ जाते हैं भाई नेशनल ट्रेड पे। मैंने टैरिफ आपको बता दी, डंपिंग बता दी, टैरिफ डंपिंग बता दी थी कल आपको। एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम अगर किसी के दिमाग में है क्या होता है तो कोई मुझे बता सकता है? बार्टर सिस्टम छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, मे भी शायद जब तुम लोग 6 या 7 को पढ़ा हो। बार्टर सिस्टम बड़े अफसोस की बात है। बार्टर सिस्टम, ठीक। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि मुझे ये डस्टर है, ठीक, इस डस्टर को खरीदना, मैं उस दौर में हूँ या मैं उस टाइम में हूँ जहाँ पे करेंसी नहीं चलती। अर्ली कब की बात मैं कर रही? अर्ली तब चलता था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ। कुछ याद आया? चीज़ों के बदले चीज़ें ले, करेंसी नहीं। यानी मैंने कहा डस्टर दो, चॉकलेट, ठीक। तो इससे क्या होता था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी, सही वैल्यू नहीं लगती। क्योंकि मान लो डस्टर तो ज़्यादा है, मतलब जैसे कह सकते हो एक वैल्यू, इसके लिए मुझे बहुत
चौक देगी। हाँ, समझ में आया? जैसे मैंने कहा मुझे सोना चाहिए तो उसके बदले मुझे बहुत सी चांदी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सही वैल्यू निकल के नहीं आएगी। जिनका दिल और दिमाग बाहर है वो बाहर जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। जब हम चीजें क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जब हम किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज लेते हैं। तो पहले जब करेंसी नहीं थी, करेंसी भी है पता है ना, आप करेंसी यूज करते हो। कौन सा बैंक करेंसी प्रिंट करता है? क्या लिखा होता है भाई? फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कब बना? परसों। हम तो नर्सों से नोट यूज कर रहे हैं। 1935 आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ है? 1935। आप देखते हो ना ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस पे किसके सिग्नेचर होती है? आरबीआई गवर्नर की। कौन है इस टाइम आरबीआई? भैया आरबीआई गवर्नर सिर्फ शक्ति बोलो, कांत दास, छोटा बड़ा बड़ा है जैसे शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर है इस टाइम। इनसे पहले कौन है? उर्जित पटेल। उनसे पहले कौन थे? रघुराम राजन। अभी सिर्फ बस इतना याद करो, अभी प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास। इतना याद, ठीक है? अब आगे मैं आपको बताती चलूं कि बार्टर सिस्टम वो सिस्टम जिसमें हम चीजें एक्सचेंज और लेते देते, लेकिन इससे सही वैल्यू नहीं पता चलती। तो क्या बनाई इंसान ने? कॉइन्स बनाए। पहले आप पढ़ते होंगे ना, किताबे के सिक्के चलते थे, सोने के, चांदी के, कॉइन्स चलते थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद करेंसी आई अपनी अपनी कंट्री की, उसके कॉइन्स बने। क्लियर? समझ में आया? तो अब हम सही से किसी भी चीज की वैल्यू लगा पाते हैं कि भाई इसकी जो भी कीमत है उसके अकॉर्डिंग हमने पैसा देना। करेंसी, तो करेंसी की वैल्यू होती है, ठीक? हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आई थी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आप ये सोचते होंगे कि अगर इंडिया में करेंसी प्रिंट हो रही तो आरबीआई ढेर सारी करेंसी प्रिंट करके बांट क्यों नहीं करता ऐसा आरबीआई? मैंने एक चीज बताई थी, जो भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सीधी सी बात है। तो यही चीज है कि अगर हद से ज्यादा मार्केट में पैसा हो जाएगा तो हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू आज भी तुम, अगर मैं कहूँ कि तुम लोग अपने पेरेंट्स से सुनते होगे कि हम लोग 100 रुपए लेते थे तो कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते थे। आज 500 की नोट का चेंज कराते हैं और शाम तक वो खत्म होता है। तो इससे पैसे की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई। सुनते होंगे दादी कहती होंगी या तुम्हारे पेरेंट्स ही कहते होंगे कि हम लोग के टाइम पे पापा 10 रुपए देते थे, हम लोग कई दिन तक उसको चलाते थे। आज 10 रुपए में कुछ नहीं। समझ में आया? तो इससे ये पता चल रहा है कि प्राइस जो है हमारे, या मैं कहूँ कि जो हमारी करेंसी उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है। आपको पता है ना कि डॉलर कितना पहुंच गया है पैसे के अकॉर्डिंग? मे बी 86 ना। अभी मैंने 2-3 दिन पहले तो चेक किया था, अब इधर कब ज्यादा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब चेक किया था 86। ठीक, चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे मैंने अभी 86 बताया तो कल भी 86 है, हो सकता है 87 हो जाए, 85 हो जाए, लेकिन राउंड फिगर की मैं बात करूँ 80 के ऊपर ही चल रहा है, 80 के ऊपर ही चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहती हूँ कि 1 रुपया जो है हमारा वो 86 डॉलर, मैंने कहा ना ये चेंज होता रहता है, 85 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर तो यही है अभी कि 80 के ऊपर ही। तो यानी कि इतना बुरा हाल है। सॉरी, अरे ऐसा हो जाता क्या बात है। ठीक, $1 86 रुपीज में है कल। यानी कि जो तुम अमेरिका में अगर कमा रही हो तो तुम वहाँ से $1 भेज रहे हो तो यहाँ पे 86 रुपीज। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? अगर मैं कहूँ तुमसे मैं 1 पेन ले रही हूँ उसके बदले इतनी चौक दे रही हूँ तो
किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 10 की वैल्यू ज़्यादा है ना, चौक की वैल्यू कम है क्योंकि मुझे वो चीज़ ज़्यादा देनी पड़ रही है। ठीक, तो इसी तरह से मैं बात कर रही हूँ कि अगर मुझे रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है, डॉलर कम मिल रहा है, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है जो आपकी करेंसी होती है, और हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होता है वो किस करेंसी में होता है? एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होता है बेटा वो डॉलर में होता है। किसमें होता है? डॉलर में होता है। यानी कि कोई भी अगर मैं कहूँ कि अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो किस में लेंगे? डॉलर में लेंगे, वहाँ पे रुपया नहीं चलेगा। जैसे तो हम अपना रुपया ही देंगे लेकिन उसकी कीमत किसके हिसाब से लगेगी? डॉलर के हिसाब से लगेगी। तो हमें अपना ढेर सारा रुपया देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसी चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं रुपये के अकॉर्डिंग, फिर हम उसका पे करेंगे। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कल मैं आपको एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, फार्मिंग में हम पहुँच रहे थे, पालन। इकोनॉमिक्स में देखिए 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर होता है फार्मिंग, इंडस्ट्री, सर्विस। कितने सेक्टर हो गए? फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेरिटरी सेक्टर, या हम कह सकते हैं इसे सर्विस सेक्टर। जीएसटी क्या है, कोई बताएगा मुझे? गुड सर्विस टैक्स। अब ये क्या है? अच्छी सर्विस। गुड का मतलब क्या होता है? क्या? बहुत ज़्यादा